कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया, हमारा ये ग्रह आखिर चलता कैसे है? अच्छा, क्या हो अगर हम इसे छोटा करके एक बॉटल में बंद कर दें और इसके सारे नियम, सारे कायदे अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखें? तो चलिए, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी वो बॉटल वाली छोटी सी दुनिया। फिर उसमें छिपे एनर्जी के रहस्यों को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है। और आखिर में इन सारी बातों को अपनी असली दुनिया की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनसे जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला काम, एक दुनिया बनाना। देखिए, असली चुनौती ये है कि एक ऐसी दुनिया बनानी है जो अपने आप चल सके, खुद ब खुद। और ये हम करेंगे एक छोटे सेल्फ सस्टेनिंग एक्वेरियम के जरिए। समझिए कि ये हमारी पृथ्वी का ही एक छोटा सा मॉडल है। लेकिन अपनी बोतल में कुछ भी डालने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इसको ना एक मोहल्ले की तरह समझिए। एक ऐसा मोहल्ला जहां सजीव चीजें जैसे पेड़ पौधे और जानवर और निर्जीव चीजें जैसे पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी सब एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए, हर अच्छी दुनिया को अपने शेफ्स, अपने रसोइयों की जरूरत तो पड़ती ही है। हमारे एक्वेरियम में ये काम करते हैं उत्पादक, यानी पानी में रहने वाले पौधे। ये एक तरह का जादू ही तो करते हैं। सूरज की रोशनी को पकड़कर बाकी सबके लिए खाने में बदल देते हैं। और जहां खाना बनेगा वहां खाने वाले तो होंगे ही। तो मिलिए हमारे उपभोक्ताओं से। ये अपनी एनर्जी पौधों को खाकर या फिर एक दूसरे को खाकर हासिल करते हैं। और हाँ, कोई भी दुनिया अपनी क्लीनअप क्रू, अपनी सफाई टीम के बिना अधूरी है। ये हैं अपघटक, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। ये हमारे गुमनाम हीरो हैं जो सारा कचरा, सारा वेस्ट उससे तोड़कर वापस पोषक तत्वों में बदल देते हैं। और फिर इन्हीं पोषक तत्वों को पौधे दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। सच कहूं तो ये दुनिया के सबसे बेहतरीन रिसाइक्लर्स हैं। तो लीजिए, हमारी छोटी सी दुनिया अब तैयार है। लेकिन जैसे हमारी असली दुनिया के नियम हैं, वैसे ही इसके भी कुछ नियम हैं। और इनमें सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है एनर्जी का। इसे ऐसे समझिए कि कौन किसको खाता है, इसकी ना एक पूरी सीढ़ी बनी हुई है। इसी को हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सबसे नीचे है पौधे, फिर वो जीव जो पौधों को खाते हैं, फिर वो जो उन जीवों को खाते हैं, और ऐसे ही ये सीढ़ी ऊपर तक जाती है। इस सीढ़ी के हर एक स्टेप को, हर पायदान को पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। जब कोई जानवर कुछ खाता है ना, तो उसे उस चीज की पूरी एनर्जी नहीं मिलती। असल में एक लेवल से दूसरे लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। मतलब आप सोचिए, हर कदम पर 90% का एक तरह का एनर्जी टैक्स लग जाता है। और एनर्जी की इसी भारी कमी की वजह से फूड चेन कभी बहुत लंबी नहीं होती। मतलब 15-20 लेवल वाली नहीं होती, क्योंकि उतनी एनर्जी बचती ही नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया में हमेशा पौधों को खाने वालों से कहीं ज्यादा पौधे होते हैं और शिकारियों से कहीं ज्यादा उनके शिकार होते हैं। तो हमारी ये छोटी सी दुनिया अभी तक तो बड़े आराम से बैलेंस में चल रही है। लेकिन क्या हो अगर हम इसमें एक विलेन को ले आएं, कोई ऐसी चीज जो यहाँ की है ही नहीं। इस घटना को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन। इसकी कहानी तब शुरू होती है जब कीटनाशकों जैसे जहरीले केमिकल पानी में घुल जाते हैं और ये जहर कहीं गायब नहीं होते, बल्कि ये जीवों के शरीर में जमा होने लगते हैं। और यहीं से ये चीज बहुत खतरनाक हो जाती है। मान लीजिए एक छोटी मछली ने जहरीले पौधे खाए, तो जहर की थोड़ी सी मात्रा उसके अंदर चली गई। लेकिन फिर एक बड़ी मछली ने ऐसी सैकड़ों छोटी मछलियों को खा लिया, तो वो सारा का सारा जहर अब उस बड़ी मछली के शरीर में जमा हो गया। ये असर फूड चेन में लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, और जो जीव सबसे ऊपर बैठा है उसके लिए ये जहर सबसे ज्यादा जानलेवा बन जाता है। चलिए, अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस एक्वेरियम के शीशे से बाहर देखें और ये समझें कि यही नियम, एनर्जी का फ्लो, फूड चेन और प्रदूषण हमारी पूरी पृथ्वी पर कैसे लागू होते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं उस हवा से जिसमें हम सांस लेते हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत ऊपर समझिए कि पृथ्वी के पास एक सुपर पावर है, ओजोन लेयर। ये एक तरह की अदृश्य ढाल है जो जमीन पर मौजूद हर जीव को सूरज की सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है।
लेकिन हुआ ये कि 20वीं सदी में हमने अनजाने में ही इस ढाल में छेद करना शुरू कर दिया। हमारे ही बनाए हुए कुछ केमिकल्स थे जिन्हें CFCs कहते हैं, वो इस ओजोन लेयर को धीरे धीरे खत्म करने लगे। पर अच्छी बात यह हुई कि पूरी दुनिया एक साथ आई और इन केमिकल्स पर बैन लगा दिया गया। ये ग्लोबल कोऑपरेशन का एक बहुत ही कामयाब और सच कहूं तो एक बहुत रेयर उदाहरण है। चलिए एक पल के लिए हमारे एक्वेरियम में वापस चलते हैं। याद है वो क्लीन अप क्रू? अब सोचिए, अगर हम उस पानी में ऐसी चीजें फेंकना शुरू कर दें जिन्हें वो तोड़ ही नहीं सकते, डिकम्पोज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल यही समस्या हम ग्लोबल लेवल पर अपने कचरे के साथ झेल रहे हैं। देखिए, हमारा कुछ कचरा जैसे सब्जियों के छिलके या कागज बायोडिग्रेडेबल होता है। मतलब नेचर की जो क्लीन अप टीम है वो इसे ठिकाने लगा सकती है। लेकिन हमारा ज्यादातर कचरा और खासकर प्लास्टिक वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये एक अमर राक्षस की तरह है जो कभी खत्म नहीं होता। बस सैकड़ों हजारों सालों तक हमारे पर्यावरण में पड़ा रहता है, इकट्ठा होता रहता है। तो हमने एक दुनिया बनाई और उसके कुछ जरूरी नियम भी सीखे। अब वक्त है इस ज्ञान को एक आखिरी चुनौती के साथ परखने का। तो पहला सवाल ये है, क्या होगा अगर हम चुटकी बजाकर अपने उस टैंक की सारी छोटी मछलियों को गायब कर दें? तो इसका असर सिर्फ उन छोटी मछलियों पर नहीं पड़ेगा। नहीं, ये तो एक तबाही की शुरुआत होगी। देखिए, उन्हें खाने वाली जो बड़ी मछलियां हैं वो भूखी मर जाएंगी, और जिन पौधों को वो छोटी मछलियां खाती थीं वो बेकाबू होकर पूरे टैंक में फैल जाएंगे। इससे बस यही पता चलता है कि ये सारे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, जैसे ताश के पत्तों का घर हो। एक पत्ता खींचे और पूरा घर ढह सकता है। और अब आखिरी चुनौती। हमने ओजोन लेयर की बात की, तो सवाल ये है कि आखिर इसकी हिफाजत करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो ढाल, वो ओजोन लेयर ही इकलौती चीज है जो हमारे और सूरज की पूरी अनफिल्टर्ड ताकत के बीच खड़ी है। उसके बिना खतरनाक रेडिएशन धरती की सतह तक पहुंचेगी और पेड़ पौधों, जानवरों और हम सबको नुकसान पहुंचाएगी। हमारी बोतल की उस छोटी सी दुनिया ने हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाया है। यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक सबसे छोटे पौधे की सेहत का असर सबसे बड़े शिकारी पर पड़ता है, और हमारे कामों के नतीजे वो पूरी दुनिया में लहरों की तरह फैल सकते हैं।